तुम समझते क्यों अपने आप को? तुम हो कौन? तुम समझते क्यों अपने आप को? तुम हो कौन? तुम हो कौन? तुम हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर तनख्वाह पे चल रहे हो कौन? तुम हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर तनख्वाह पे चल रहे हो। बिल्कुल बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि वो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। तो इस किस्म की बातें जो अमूमन हम सियासतदानों के मुंह से सुनते थे या चले फैसल वावडा से कहलवा दी जाती थी, लेकिन आज वो काम खुद अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अंजाम दिया है। तो फिर अब सोचने की बात है कि आइंदा की जो सूरत-ए-हाल है वो किस तरफ जाएगी। अमूमन हमने देखा है इवन कोई यूनियन कौंसिल के कोई इलेक्शन भी जीतता था तो जीतने के बाद एक रवैया, एक रुझान जो है उसमें थोड़ी सी बेहतरी, थोड़ी सा ठंडापन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान के तमाम जो आपके पास अख्तियारात आने के बाद बजाय के ठंडापन आने के बहुत ज्यादा गरज चमक हमने सुनी भी है। कल जैसी जो पता चल गया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे आसिम मुनीर साहब, उनकी तरफ से बयान आया कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान भरेगा। तो ये 3 साल से तो वो पहले भी आर्मी चीफ थे, तो वो कल का इंतजार कर रहे थे कि ऊंची उड़ान भरेगा और कल से अभी टेक ऑफ होगा और हम दोबारा एज ए पाकिस्तानी जो अवाम है वो जीरो से उसका इंतजार करें और हम शुक्र करें कि हाँ अब तो उड़ान का बिल्कुल हमारा फ्यूल हर चीज हमारे पर जो है वो तंदुरुस्त हो गए हैं, सारी तवानाइयां आ गई हैं, तो अब तो उड़ान भरेगा ही भरेगा। क्या साल के सेटअप का जो इन्होंने किया वो उसमें भी पता चला 5 खरब 30 अरब की करप्शन भी हो गई है और हर शोबे में तनज़ुली है। जो मकाम आपने हासिल किया एक जाली असम्बली का वोट लेके उसकी कानून साजियां 27वीं तरमीम 28वीं तरमीमें करके बंदे तोड़ के नाहल करा के अगर आपने वो मनसब उस अंदाज से हासिल किया है तो उसके ऊपर फिर बजाय कि आपको कोई एक होता है ना नदामत के साथ आप चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और आप दीदा दलेरी, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला एक मामला है। और जो भी एक सूबा 4-5 करोड़ आबादी का सूबा है और वो सही मानों में जो इलेक्टेड वजीर आला है उनको उन्होंने भोंकते कुत्ते करार दे दिया सारे लोगों को और या उनकी लीडरशिप को। तो ये क्या एक और मुझे दिसंबर का महीना है, 16 दिसंबर वो दिन है जब बांग्लादेश जो है वो बन गया था। तो हम तो उस वक्त पैदा नहीं हुए तो हम सोचते थे ये कैसे हो गया, ये याया खां और भुट्टो और ये मुजीबुर रहमान ये कैसे इक्तदार के लिए यार ये ऐसे उन्होंने मुल्क तोड़ दिया। तो अब पता चलता है कि जब इक्तदार हो, कुर्सी का लालच हो, मुल्क इनके लिए कोई सरोकार नहीं है। अब आप भी उसी तरह बात ना कीजिएगा, जरा टीवी वाली बात कीजिएगा। हम कोई DGISPR तो नहीं है ना सर। सवालात हैं, अपनी मर्जी का उनका सारा सिलसिला है और हम जो बाहर बैठे लोग हैं चलें इसमें कोई चंद लोग जरूर होंगे, उनका जाती मुफाद होगा, जाती चिड़ होगी, जाती दुश्मनी होगी, लेकिन हम तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस वक्त आज हम बहुत ज्यादा अफसोस में एज ए पाकिस्तानी ओवरसीज जो बैठे हैं कि यार ये पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है और पाकिस्तान अब किस तरफ जाएगा। और ये उड़ान भरने की हम तो 70 सालों से देख रहे उड़ान ही सुन रहे हैं कि ज़ियाउल हक से लेके और अभी तक किसी ने उड़ान भरी नहीं है, बल्कि दफन कर रहे हैं वो तो जिंदा जावेद पाकिस्तान को। मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की है ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में है और एक दो लोगों की उन्होंने, ठीक है जाहिर है हम तो उस पाए के लोग नहीं हैं, लेकिन जो एक तासुर दिया जाता है जी बाहर बैठे जो लोग हैं वो मुझे वो ज़ियाउल हक का दौर याद आ गया, वो भी गंदे अंडे कहा करते थे जो भी लोग बाहर हैं। मुशर्रफ साहब भी नाला जो भी यानी इक़्तिदार में आया उसको तो एक तो अपोजिशन वाले, एक सहाफी, वो उनके लिए जो है वो जहर होते थे और जो भी ओवरसीज या पाकिस्तान से बाहर कोई अपनी हक की या हकूक की बात करता है वो पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया जाता है। तो हम कैसे अब आवाज उठाएं या कैसे एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल लाताल्लुक हो के कि ठीक है किसी की चॉइस होगी वो PTI में होगा, किसी की चॉइस होगी वो नून लीग में होगा, पीपल्स पार्टी में होगा, वो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन ऐसे पाकिस्तानी जब हम इतनी बड़ी वहां पे हमाकतें, दुश्मनियां और दस्तों गिरेबान जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम कैसे आवाज उठाएं, बच बचा के कैसे चलें कि गद्दारी के तोक से भी बच जाएं और एज ए पाकिस्तानी भी अपना हक अदा कर सकें। शकील कंवर साहब। जी फारूक साहब, बात तो समझ आ रही है ना कि जो जो कुछ ये लोग करते हैं कभी सच तो बोलते नहीं है।
अवाम अब इमरान खान का क्या कसूर है, या तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है, या अवाम का क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि इन लोगों ने सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकला, आसानी से इनका काम नहीं हुआ, इनको 3 साल तक स्ट्रगल करनी पड़ी, इमरान खान डटा रहा, इनका काम नहीं हो सका। जो काम इन्होंने 3 साल पहले करना था, इनको 3 साल लग गए उस काम करने में। बिलाखिर कामयाब तो ये हो गए, लेकिन अब ये गालियां निकालने पे आ गए हैं, जो इखलाकियात की इंतहाई गिरी हुई सूरत दिखा रहे हैं। ये मतलब ऐसा था, कोई ऐसा हुआ है, कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं हुआ कि गाली गलौज पर बात आ जाए। ये अपने ऊपर तो कोई इल्जाम लेते नहीं है। ये वो लोग जिन लोगों ने मुल्क तोड़ा था, वो तो अपने ऊपर इल्जाम नहीं ले रहे। जिन लोगों ने असेंबलियों का बेड़ा गर्क कर दिया, फार्म 47 और फार्म 45 वाले जो लोग हैं, वो अपने ऊपर इल्जाम नहीं ले रहे और अवाम का कसूर बता रहे हैं, अवाम को गालियां दे रहे हैं। तो ये कौन मानेगा? कोई भी अंधा भी और बिल्कुल गूंगा बहरा भी कोई इंसान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको चाहिए कम अज कम, अगर इनको कुछ मिल ही गया है या ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा मुइशत को उठाएं ऊपर। वाकई अगर इनका ख्याल है कि मुल्क ऊपर उठेगा तो उठाएं मुल्क को। अवाम क्या मांगते हैं? अवाम कोई तो किसी सियासतदान के सगे नहीं, वो तो कहते हैं कि कोई भी आए जो मुल्क को ऊपर उठाए, मुल्क की मुइशत को अच्छा कर दे, वो अवाम के मसले हल कर दे, गुर्बत खत्म कर दे, जो बेरोजगारी है मुल्क में वो खत्म हो जाए। ये करके तो दिखाएं। 3 साल में तो कुछ नहीं किया इन्होंने। 3 साल में तो झूठे नारे लगाए और ऐसे ऐसे नारे लगाए कि मुल्क को और बर्बाद कर दिया। अब हम 3 साल पहले जिस जगह पे खड़े थे, उससे 100 दर्जे नीचे चले गए हैं। अगर ये इतना ही कुछ करना चाहते हैं तो गालियां निकालने के या अपना गुस्सा दिखाने के या इखलाकियात की गिरी हुई सतह पर जाने के, ये कुछ करके दिखाएं। ये बताएं कि ये हमने इंतजाम किया, ये 3 साल में हम ये कुछ कर रहे थे, ये हम कर रहे हैं, ये 10 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में, ये 1 साल में हम ये कुछ करेंगे। ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं है। मेरे सामने मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि इनके पास आइंदा 10 साल का भी कोई प्लान है कि 10 साल में भी मुल्क किसी सही रास्ते पर गामजन हो जाएगा। तो फारूक साहब, जैसे मेजर साहब ने कहा ना कि मैं बहुत बुरी हालत देख रहा हूँ, आने वाले हालात जो है, आने वाले दिन जो है, बड़े मुश्किल हालात आ रहे हैं। अवाम के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला इन्हें अकल दे और ये अकल के नाखून ले और कोई ऐसा सिलसिला करे कि इसमें कम से कम अवाम के गम और अवाम के मसले कम हो सके। जी फारूक साहब। अच्छा शकील खान साहब, आपकी इन सारी बातों को सुन के अगर खुदा न खास्ता कोई आपको गद्दार कहे, तो अब अपने आप को आप कैसे तगड़ा महसूस करेंगे या इसको कैसे फेस करेंगे? इसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। अभी तो कम से कम 2030 तक तो पक्का तैयार है फारूक साहब, तैयार है। हर किसी को पता है कि इमरान खान कितना बड़ा गद्दार था। उसकी तो पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह लोगों के सामने है। अगर वो गद्दार होता तो सबको पता होता। कोई 2-4 लोग ये बात करते, वो बंदा 3 साल से जेल में पड़ा है और उसमें क्या क्या मुसीबत नहीं ढाई गई। तो अभी पिछले दिनों उसको 1 महीने से ज्यादा उसको काल कोठड़ी में रखा गया और उस बंदे आखिर इंसान है फारूक साहब, वो 70 साल जो उम्र का मैं तो आज उनकी बात सुन के उसकी सेहत पे असर होता है, गिर जाएगा वो। बिल्कुल यही कुछ हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं। मैं कॉल ले लूं और आज उनकी गुफ्तगू सुन के अब वाकई हैरत होती है, या मेहरबानी है उनकी कि उन्हें जिंदा रहने दिया हुआ है। इतनी ज्यादा जब इतनी आपके अंदर गर्मी है उस बंदे के लिए, तो फिर बड़ी बात है कि आपने फिलहाल उसको जिंदा छोड़ा, वरना भुट्टो साहब की तरह कब का अपने साइड पे कर लिया होता। एक कॉल लेने के बाद फिर मजीद बात आगे बढ़ाते हैं कि नाज़रीन, या एक इस पहलू पे भी बात करेंगे हम जरूर अपने पैनल से भी, कि यकीनन जो स्पेस है या जो आज हमने सारा उसी पोडियम के ऊपर से जो बात हो रही थी, आज अगर कोई जानवर करार दिया गया एक पार्टी में है, तो पहले भी कोई करार दे दिए जा चुके हैं या आइंदा भी कुछ और लोग होंगे। जाहिर है जब भी उनके खिलाफ बात की जाएगी तो वो उनको वही जानवर करार देंगे। तो इसमें सियासतदान कितने ज्यादा कसूरवार हैं, और या बल्कि हैं ही सियासतदान। जब जब मौका मिला है, यही पीटीआई होती थी जो कहते थे कि आर्मी चीफ बाप होता है, तो उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया था। तो इसका मतलब है जो भी अब बाप बना लिया हमने, तो फिर बाप का हक बनता है हमें कोई जानवर, किसी भी जानवर से वो तशबीह दे दे। तो ये सियासतदानों ने, या जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे हमने कब्जा छुड़वाना है, तो उन्होंने माशाल्लाह कब्जा क्या छुड़वाया, अब बेटी समेत उन्होंने ऐसा कब्जा पक्का करके दिया है कि अब तो छुड़वाना पूरी कौम के लिए मुश्किल हो गया है। या जो साहब दीवार सदर में बैठे ईंट से ईंट बजाना चाहते थे, वो दीवार में चुन गए अपने आप को, पूरे खानदान भुट्टो नजरी को दीवार में चुनवा दिया उन्होंने। तो ये सारा जो हमारे सियासतदानों का टोला है, क्या ये उनका भी कसूर है इस? जी मोहतरम इमरान साहब, क्या फरमाएंगे? अब मैं तो समझता हूँ कि आप नाम बदल लें, बरवक्त नाम बदल लें आप पहले ही, क्योंकि इमरान नामी जो भी चीजें हैं वहां पे
खतरा है, आप सियालकोट से बात कर रहे हैं जनाब। फिर इनके पहले होता था, इमरान खान दौर में भी कुछ ऐसे थे, वो फयाज चौहान, शहबाज गिल, फिरदौस आशिक अवान, मुझे जबानी याद हो गए, ऐसे लोगों से घिन आने शुरू हो गई थी। फवाद चौधरी भी इवन बड़े घमंड में ऐसे बात कर दे, नहीं जी हमें क्या। और कल वो तारड़ बरादरान थे, अता तारड़ और वो जो वजीर कानून हैं, उनको अब ऐसी शक्लें देख के, तलाल चौधरी, इस दौर में भी ऐसे लोग हैं काफी, अजमा बुखारी हैं, इनको देख के घिन आती। और आज एक नाम में इजाफा मजीद अब करने के, जो इन्होंने 2 घंटे लोगों को ही कुत्ता करार दे दिया है। तो इमरान खान साहब के हवाले से भी तनकीद हो रही है ना कि पिछले दिनों कुछ लोग उनके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चले गए, तो आज तो उनको गद्दार करार दिया गया है ना, तो हम क्या बुरा मना रहे हैं कि नहीं ये सियासी लीडर को गद्दार नहीं करार देना चाहिए। इमरान खान अपने सेनेटर्स, अपने एमपीएस, अपने जो एमएनएस हैं, उनको मीर जाफर मीर सादिक भी करार दिया, उस जो लास्ट ट्वीट आई है। यानी इमरान खान जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में जो अगर उनके इधर से दाएं बाएं भी हुआ है तो वो उनको काबिल कबूल नहीं है। तो ये सोच भी इस नहज तक लाने में उनके लिए किरदार अदा किया। यकीनन मद्दे मुकाबिल भी उनके खिलाफ बड़ा घेरा तंग किया गया, लेकिन इमरान खान की जो सोच है कि जो भी अगर मेरे मर्जी से मुतालिक अगर मेरी मर्जी हो तो फिर ठीक है, आप बाजवा साहब को तीसरी बार भी करवाना चाहें, आर्मी चीफ एक्सटेंशन देना चाहे, ठीक है। अगर मेरी मर्जी हो, हफीज शेख जिस एमएनएस से हारा था, यानी जो कौमी असम्बली से जिन लोगों की सीट उन्होंने वोट ही उधर दे दिया यूसुफ अजहर गिलानी को, और उन्हीं लोगों से दोबारा मैं वोट ले लूं तो फिर उसमें कोई मजायका नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई एनडीयू में चले जाए तो वो मीर जाफर है, मीर सादिक है। तो ये इससे लोग खुद पीटीआई के लोग तंग हैं। ये सब ठीक है, एक मुआशरा तो ठीक है, लेकिन जो रहनुमा कहलवाता है ना अपने आप को, या जो लीडर है, या जो कायदे आजम थे या भुट्टो थे, वो भी आम भटकी हुई आवाम को वो एक रास्ता तो रहनुमा ने दिखाना, इसलिए उसको रहनुमा कहा जाता है। तो इमरान खान के अंदर जो रहनुमाई की जो एक सूरत हाल है कि जो अब ये इन्होंने जो मोहतरम ने बात की है, यही इमरान खान पहले आसिफ जरदारी साहब से मिलकर सादिक संजरानी को ला चुके हैं। यही इमरान खान इसी मैनचेस्टर सरजमीन पे नवाज शरीफ साहब से मिलके जलसा कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई और यही इमरान खान वो पंजाब के डाकू को इस वक्त वो तहरीक इंसाफ में परवेज इलाही साहब, तो इतनी बड़ी कौन सी क़यामत है कि बात भी नहीं करने की जा सकती, आप कोई लचक का मुजाहरा नहीं कर सकते, या जिस तरह से 9 मई के मामलात में कोई नदामत या चले कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल के जो कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बात वापस आ जाए, तो ये तो रहनुमा नहीं करनी है ना। बाहर बैठे कोई जो पीटीआई का बेचारा जिले शाह टाइप जो लोग हैं उन्होंने तो नहीं करनी। यहाँ पे इमरान खान का क्या किरदार होना चाहिए था सर? 3-4 दिन पहले वो मियां साहब का एक पुराना इंटरव्यू सुन रहा था कि वो जब पीडीएम 1 हुकूमत बनी है तो उसके बाद फौरन कोई 2-3 महीने बाद नून लीग ने ये डिसाइड कर लिया था कि नए इलेक्शन की तरफ चले, हम इतना बोझ नहीं उठाते। लेकिन बाद में पता चला जी नहीं, इमरान खान वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, फिर अगर ये तासुर जाए कि उस लॉन्ग मार्च की वजह से हमारी हुकूमत जारी है तो नहीं, फिर आप टिक जाएं। तो यानी ये इस किस्म के मामलात जो हैं वो बिगाड़ का सबब बने, और आज सियासतदानों की ये सूरत हाल है कि इसमें इमरान खान का क्या, इसमें कोई यकीनन 2.5-3 साल से वो उस पादाश में वो बंद है। इसमें अपर एंड अब भी हम उनको देने को तैयार हैं कि जब वो बाहर आके फिर दोबारा कंप्रोमाइज करेंगे तो वो फिर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे मियां साहब या जरदारी साहब की। लेकिन इस वक्त वो 3 साल जेल में हो चुके हैं और वो जो उन्होंने बोया था वो काट रहे हैं या काट चुके हैं। लेकिन जो इस वक्त जो उस भंवर से निकलने का कोई तरीकाकार होना चाहिए, वो इमरान खान क्यों नहीं अपना पा रहे कि एक एक कदम उठा के अब उन्होंने पहले सीधे ही ज़हनी मरीज एक दिन पहले उन्होंने आसिम मुनीर साहब को करार दे दिया, गद्दार करार दे दिया, आज उन्होंने कहलवा लिया। तो ये तो सास बहू की लड़ाई ऐसे लग रही है या मोहल्ले की लड़ाइयों वाला एक सिलसिला चल रहा है। तो ये कैसे एंड हो गया अगर यही इसी मैच पे चलता रहा? तो टाइम खत्म हो गया, एंड प्रोग्राम का एंड हो गया, इसका एंड पता नहीं होता है कब होता है। 2030 तक तो साइन लिखवा के आप बिठवा बैठ गए हैं, आगे अब उनका पता नहीं कब तक का इरादा है। और ये उड़ान की बात हो रही है, इस पर जरूर हम चेक करते रहेंगे कि काश पाकिस्तान उड़ान भर ले, आप आइन को तरोड़ मरोड़ के फेंक दें, रख दें, ऐड कर लें, 128वीं तरमीम ले आए, लेकिन काश मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हो जाए।